हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज के एक ऐसे मुद्दे को जो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। एक ऐसे समुदाय का जो देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, लेकिन जब उसके हक और अधिकारों की बात करते हैं तो वो संकुचित रह के रह जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा जॉब्स में मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला काफी दिनों से है। एक ऐसा वर्ग जिसकी आबादी राज्य में लगभग 51% है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट में रखा था। उस समाज को सिर्फ 14% जगहों में आरक्षण दिया गया। उसके बाद रोस्टर प्रणाली लाएगी। उस रोस्टर प्रणाली को लागू करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जिसमें वो सिर्फ 14% में ही फाइट कर सकता है, बाकी अनरिजर्व सीट में वो फाइट नहीं कर सकता। इस तरह से कई बार तोड़ मरोड़ करके सिस्टम लाए जाते हैं जिससे इस समाज को उसका हक नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर ने कई साल पहले, डॉक्टर अंबेडकर के जो संपूर्ण वाङ्मय हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनकी फिलॉसफीज को समझने का मौका मिलेगा। आप भी पढ़ सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय। उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, इस समाज के लिए चाहे मैं कितने भी नियम बना दूं, यदि उस नियम को इंप्लीमेंट करने वाला यदि वो ईमानदारी नहीं रखता तो इस समाज को उसका हक और अधिकार मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वही चीज आज हम देख रहे हैं। हमारे देश का एक सबसे मजबूत स्तंभ जुडिशरी, जिसे हम लोग ये उम्मीद से देखते हैं कि यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो जुडिशरी के पास जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहां भी बैकवर्ड कम्युनिटीज को सफर करना पड़ता है। इस डेटा पे आप देखेंगे लिखा है पिछले 5 वर्षों में देश के सभी हाईकोर्ट में केवल 11% ओबीसी जजों की नियुक्ति हुई। काफी हैरान करने वाला डेटा है। न्यूज़पेपर्स ने भी इसको दिखाया है पार्लियामेंट्री पैनल के सामने। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये डेटा दिया गया है। देखेंगे लिखा हुआ है इन 5 years ओनली 15% जजेस अपॉइंटेड टू हाई कोर्ट्स फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15% जजेस लिखे हैं। मैंने 11% क्यों लिखा है? देखिए, मैंने 11% ओबीसी के लिए लिखा हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी। बेसिकली जब आजादी के बाद जब रिजर्वेशन दिया गया वो बैकवर्ड क्लास को दिया गया। बैकवर्ड क्लास में सिर्फ 2 कास्ट आती थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। लेकिन कुछ जातियों को उनकी गणना प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। वो कास्ट को डाल दिया गया अदर बैकवर्ड क्लास में। जिनको उनके रिजर्वेशन उस समय नहीं दिए गए थे उनको डाला गया ओबीसी में। ये तीनों मिलकर बैकवर्ड क्लास बनाते हैं। ऑलराइट, एससी एसटी बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी को फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास थे उनको ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। ये सब मिलके बनते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। डिफरेंस इनमें यह है कि शेड्यूल कास्ट की मोस्टली जो कम्युनिटीज होती हैं वो अनटचेबल्स होती हैं। शेड्यूल ट्राइब में आमतौर पर जो आदिवासी समाज है वो शेड्यूल ट्राइब में होता है। आदिवासी कोई दुख की बात नहीं है, कोई शर्म का वर्ड नहीं है। आदिवासी एक फक्र का वर्ड है। ये कहलाता है, आपको महसूस कराता है कि आप इस देश के आदिवासी हो, मतलब आप इस देश के मूल निवासी हो। और ओबीसी की बात करें तो जिनको जो एससी एसटी के बाद बचे उनको ओबीसी में डाल दिया गया। इन तीनों कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखें तो बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। इन कम्युनिटीज की आबादी हमारे देश से बहुत ज्यादा है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इन्हें मात्र 15% रिप्रेजेंटेशन हमारे देश की जुडिशरी में मिलता है। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो काफी हैरान करते हैं, लेकिन समय समय पर मैं इन मुद्दों को डिस्कस करता हूं। जैसे ओबीसी के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को आरक्षित सीटों में नहीं मिलेगी जगह, बिकॉज रोस्टर प्रणाली के चलते ऐसे सिस्टम को लाया गया। और अभी इस वीडियो को मैंने बनाया था 4 दिन पहले, उसमें कई सारे हमारे मित्रों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट किए। कुछ लोगों ने तो उसे अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट किए। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि जो रियल मुद्दा होता है उसको लोग डिस्कस करना नहीं चाहते। समाज में यदि जो समस्याएं हैं उसको आप डिस्कस ही नहीं करोगे तो समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी? हमारे देश में अनटचेबिलिटी आज भी है। यदि आप गांव में जाएंगे तो आपको अनटचेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में लगभग 70% गांव है, 70% आबादी गांव में निवास करती है। 70% जगहों में आपको आज भी अनटचेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। जब इन चीजों को मैं एड्रेस करता हूं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप 19वीं सदी में जी रहे हो, 21वीं सदी 22वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह नहीं हो रहा है आप वहां का एड्रेस दो। हम वहां पर अपने कैमरे लेके जाएंगे, अपने लोगों के साथ में जाएंगे, हम जानेंगे कि वहां पर ये चीजें क्या बिल्कुल नहीं हो रही है।
तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करेंगे तब जाकर उस प्रॉब्लम को लोग सोल्यूशन देंगे, तब जाकर उस प्रॉब्लम में फोकस आएगा। यदि इसीलिए कहा जाता है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए समाज को यदि आगे ले जाना है तो समाज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और ये लगभग लगभग हर किसी को ऐसा प्रयास करना चाहिए। नाउ रियल पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे 15%, ए लिटिल ओवर 15%, 15% थोड़ी सी ज्यादा, इतने जज का अपॉइंटमेंट पिछले 5 साल में बैकवर्ड कम्युनिटीज हुआ, मतलब एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर। और ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दिया पार्लियामेंट्री पैनल के सामने। अब देखिए हमारे देश में जजेस का अपॉइंटमेंट एज ऑफ नो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम में एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फर्स्ट जज केस हुआ, फिर सेकंड जज केस हुआ, फिर थर्ड जज केस हुआ। ये कैसे काम करता है इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट दैट कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। साथ में बाद में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया सन 2014 में, जिसे बोलते हैं एनजेएसी। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। क्यों किया गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एनजेसी में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ, चूंकि एनजेसी एज ऑफ नाउ इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन चूंकि यदि आप जुडिशरी से जुड़े हुए कोई इंटरव्यू देते हैं, जैसे अभी एडीपीओ के इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3 decades ऑफ द जुडिशरी एज्यूमिंग प्राइवेसी इन जज अपॉइंटमेंट। जुडिशरी ने पिछले लगभग 30 साल से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट शुरू किया है, और तब से हम देख रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में काफी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि तब से नहीं, उसके पहले से भी चल रहा था, बट आई एम सेइंग दिस वन, जजेस ही जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में भी यह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिलेंगे आपको जहां पर कुछ चंद फैमिलीज ही जुडिशरी में रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे यदि हम बात करें हमारे देश में सिविल जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, सिविल जज का अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से वहां रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है। लेकिन सिविल जज बनने के बाद उनको हाई कोर्ट के जज तक प्रमोट होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप देखेंगे एससी एसटी ओबी का रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पे 50% के आसपास मिल जाएगा सिविल जज के अपॉइंटमेंट में। लेकिन सिविल जज से हाई कोर्ट जज बनने में मुश्किल से कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। यदि कोई ये बोले कि बैकवर्ड कम्युनिटीज में मेरिटोरियस कैंडिडेट्स नहीं होते, बिल्कुल गलत है। यदि आप रिटन मार्क्स देखेंगे तो इस समय ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जिनके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के मोस्टली बच्चों से ज्यादा होते हैं। आप उसमें देखेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स का कट ऑफ भी कई बार अनरिजर्व से ऊपर चला जाता है। ईडब्ल्यूएस के यदि हम देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है काफी कम जाता है। यूपीएससी कट ऑफ की यदि हम बात करें तो यदि कोई ऐसा बोले कि मेरिटोरियस कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड थिंग इज दैट, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटरव्यूज में मध्य प्रदेश पीएससी में गायनेकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज में डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिला। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 80 से ऊपर नंबर मिले, ओबीसी कैंडिडेट्स को 40 से कम नंबर मिले। ये डिफरेंस देखने के लिए मिला। मैंने इस चीज का मुद्दा ही बनाया था कि यहां पर अनरिजर्व ओबीसी में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, यदि कोई ये बोलता है कि नहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना नहीं आता, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इंटरव्यूज को प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग करो। जिस तरह हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप इंटरव्यूज लेते वक्त तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग करो यूट्यूब चैनल बनाकर प्रॉपर तरीके से, तो बाकी लोग भी सीख पाए कि भाई आप इंटरव्यू में क्या पूछते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम में काफी ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है। इन मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डेटा जान लेते हैं। 2018 से लेके 2022, 19 दिसंबर 2022 तक के डेटा को जब देखें, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 537 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ हाई कोर्ट में। इन जजेस के अपॉइंटमेंट में 1.3% केवल एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो इसकी आबादी पूरे देश में इस समय, देखिए रिजर्वेशन तो 7.5% है, लेकिन इनकी आबादी लगभग 8.5% के आसपास जा रही है यदि आप सेंसस 2011 के डेटा को देखेंगे। शेड्यूल कास्ट की बात करें जिसकी आबादी, इसको रिजर्वेशन है एज ऑफ नो देश से 15%, इसकी आबादी 16% पार कर रही है। इसका प्रतिनिधित्व केवल 2.8% है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, इसकी आबादी अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन रिपोर्ट 1931 के सेंसस में, उसमें कास्ट सेंसस कराया गया था, उसमें 52% आबादी ओबीसी की बताई गई थी। हालांकि 1931 का सेंसस था, चूंकि 1947 में भारत
दो पार्ट में हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी चलेगी, तो ऑब्वियस बात है ओबीसी का रेशियो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। तो शायद इसकी आबादी 60% पार कर गई होगी, लेकिन ओबीसी कभी कास्ट सेंसस कराया नहीं गया, इसलिए एग्जैक्ट डेटा एज ऑफ नो हमारे देश में है नहीं। 2011 में कराया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन गवर्नमेंट ने उस डेटा को पब्लिक नहीं किया। 2021 में गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना यह था कि 1990 की शुरुआट में मंडल कमीशन का मुद्दा आया था, मंडल वर्सेस कमंडल की फाइटिंग पूरे देश में थी, कहीं वो मुद्दा दोबारा शुरू ना हो जाए। हालांकि बहुत ही वाहियात सा वो टर्म है, क्योंकि देखा जाए तो यदि देश में रिलीजन वाइज आप सेंसस करा लेते हो कि हिंदू का कितना पॉपुलेशन है, मुस्लिम का कितना पॉपुलेशन है, सिख कितना है, बौद्ध कितना है, जैन कितना है, तो ओबीसी की आबादी का सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? ओबीसी समाज को जब ओबीसी समाज को जब इस्तेमाल करना हो तो आप उसे धर्म का झांसा देते हैं, लेकिन जब उसे हक देना होता है तो आप उसे एससी एसटी ओबीसी में काउंट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं ये तो एससी एसटी ओबीसी के हैं। ये जो पैटर्न है ये चेंज होने की आवश्यकता है, दैट नीड टू बी चेंज। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में आपको देखने के लिए मिल रहा है जो काफी गलत है, इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जुडिशरी को इस चीज को एड्रेस करने की आवश्यकता है, ओबीसी की कास्ट सेंसस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। केंद्र को चाहिए कि ओबीसी का प्रॉपर तरीके से कास्ट सेंसस कराया जाए, तब जाके हमें एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस हिसाब से उसको भागीदारी दी जा सके, बजट में भी उसके लिए प्रॉपर तरीके से एलोकेशन किया सके, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर एज ऑफ नाउ। जहां तक की बात करें जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें, थर्ड जज केस के पास बाद कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां पे 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस कोलेजियम सिस्टम में होते हैं। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां पे 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यदि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज की बात करें तो यहां पे 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अलॉन्ग विद 2 हाई कोर्ट के जज भी वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं उस कंसर्न हाई कोर्ट के। तो इस तरह से कोलेजियम सिस्टम अलग अलग चीजों के लिए होता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर डिस्कस करेंगे जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाउ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर गेटिंग अपॉइंटेड। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड कम्युनिटीज का इतना कम हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आने वाले कल में वी विल ब्रिंग सम ऑफ द बैकवर्ड क्लास लीडर्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो बड़े लीडर्स हैं, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, उनके इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे। वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे समाज की जो रियल इश्यूज क्या है, उसको हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे। एंड आई विल मेक श्योर दैट बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ में जो ये पक्षपात का व्यवहार हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए वी विल मेक मोर देन 100 वीडियोस ओवर हियर। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी जरूर ज्वाइन करें, उसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ऐसे एग्जाम से तैयारी करने के लिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।